नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश में कोविन पोर्टल के मुताबिक 15 से 17 आयु वर्ग में 3,45,35,664 वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और इस आयु वर्ग के करीब 7.5 करोड़ बच्चे हैं और जिसकी रफ्तार से 15 से 17 साल के आयु वर्ग के बच्चों में टीकाकरण हो रहा है और उसे उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के अंत तक हो जाएगा। और उस आयु वर्ग में टीकाकरण जिसके बाद 12 से 14 आयु वर्ग में टीकाकरण शुरू कर सकते हैं। और भारत में 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देने की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी भी दे दी है और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 12 से 18 साल के आयु वर्ग में दी जा सकती है और अभी 15 से 17 एज ग्रुप में ही यही वैक्सीन दी जा रही थी। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय और वहीं एनटीएजीआई के सूत्रों के मुताबिक मार्च तक 15 से 17 आयु वर्ग का टीकाकरण होने के बाद इन बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू किया जा सकता है और इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध भी कराई जा रही है। और वहीं इसको लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन बैठक में फैसला करेगी। और वहीं दुनिया भर में अपने कथक नृत्य के लिए मशहूर रहे बिरजू महाराज का रविवार देर रात निधन हो गया। और बिरजू महाराज अगले महीने 84 साल के होने वाले थे और उन्हें 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी थी। और वहीं महान कथक नृत्य बिरजू महाराज के निधन पर उनकी पोती रागिनी महाराज ने बताया कि पिछले 1 महीने से उनका इलाज जारी था और बीती रात उन्होंने मेरे हाथों से खाना खाया और उन्होंने बताया कि मैंने कॉफी भी पिलाई और वो रात के भोजन के बाद अंतराक्षरी खेल रहे थे और जब अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी और हम उन्हें अस्पताल ले गए लेकिन उन्हें बचाया ना जा सका। और वहीं बिरजू महाराज के निधन की खबर आने के बाद से बॉलीवुड और तमाम राजनेता सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी ने भी बिरजू महाराज के निधन पर दुख जताया है और पीएम मोदी ने तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है और उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। और वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित बिरजू जी महाराज भारत की कला और संस्कृति के प्रवर्तक थे और उन्होंने कथक नृत्य की लखनऊ घराने को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया और उनके निधन से गहरा दुख हुआ है और उनका निधन कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए और इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में जबकि दंगाइयों को पकड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी में आते। और उन्होंने ये भी कहा कि जेल और बेल सपा का खेल है और उनके एक विधायक जेल में तो एक बेल पर रहते हैं। और अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरुण युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और एक ऐसा चेहरा है जो अनुभवी है, युवा भी है और करियर के दौरान एक भी दाग जिनके ऊपर नहीं लगा हो, जिनकी पहचान ही ईमानदारी हो। ऐसे युवा अपना लंबा करियर छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। और ठाकुर ने कहा कि असीम अरुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से प्रेरणा लेकर यहां आए हैं और योगी राज में माफिया पर कार्रवाई होने पर यहां आए। वहीं इसके अलावा यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा कि परिवार को इच्छा रहती है कि मेरा बेटा अधिकारी बने और समाज की सेवा करे और एक ईमानदार छवि और दलित शोषित वंचितों के न्याय के लिए उनके सम्मान के लिए उनका शोषण ना हो। ऐसे असीम अरुण के पिता ने यूपी डीजीपी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया और इसी रास्ते पर असीम अरुण पहुंचे क्योंकि बीजेपी ने एक ईमानदार अधिकारी को चयन किया। और उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक पार्टी होते हुए भी राजनीति नहीं करती है। और वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने आगे बताया कि अरुण जब एटीएस के प्रभारी थे तब उन्होंने 45 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था
और इसके अलावा आपको बता दें कि असीम अरुण ने कहा कि मैं पार्टी के विचारों से जुड़कर आ रहा हूं और योगी राज में एक भी गुंडे के लिए मेरे पास बीजेपी कार्यालय से फोन नहीं आया और मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। लोक सेवा का मौका मिला। ये एक ईश्वरीय संरचना है कि एक पुलिस वाले के बारे में एक शीर्ष नेतृत्व कल्पना करे। और अरुण ने कहा कि राजनीति में आने का निर्णय आसान नहीं था। और वहीं अब खबर राजस्थान से, जहां पर अलवर जिले में 16 साल की नाबालिग अल्पसंख्यक समुदाय की मूक बधिर बच्ची पर यौन हमले के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट तलब की है और आयोग ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गहलोत सरकार से जवाब भी मांगे हैं। और आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की के खिलाफ यौन हिंसा के मामले से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। राजस्थान के मुख्य सचिव को 24 जनवरी तक मामले पर रिपोर्ट देने को कहा गया और अल्पसंख्यक आयोग ने गहलोत सरकार से कई सवाल पूछे और इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया या नहीं, अगर गिरफ्तारी हुई है तो किन धाराओं के तहत हुई है, और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो अब तक क्या कार्रवाई की गई और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जैसे सवाल सरकार से पूछे गए। और वहीं अलवर एसपी ने शुक्रवार को बताया कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार या यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि पुलिस ने शुरुआती जांच में आशंका जताई थी कि यह बलात्कार का मामला हो सकता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही इसके स्पष्ट होने की बात कही थी। हालांकि सरकार की ओर से मंत्री पीड़ित बच्ची के परिजनों से मिले और आर्थिक सहायता भी दी, लेकिन पुलिस और अलवर कलेक्टर के साथ सरकार को बीजेपी ने मामले पर घेरा है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बाद शहजाद पूनावाला ने भी आरोप लगाया है कि राजस्थान पुलिस और राज्य सरकार मामले को छिपाने में लगी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा यूपी में देने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात तक नहीं की, जबकि बीजेपी नेता खुद चलकर सवाई माधोपुरा उनके पास गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से हुई अब तक 11 लोगों की मौत के मामले में सरकार की सहयोगी बीजेपी और अब नीतीश कुमार पर आक्रामक हो गई है। और नीतीश कुमार पर अब बीजेपी की तरफ से आक्रमण कोई नेता या प्रवक्ता नहीं बल्कि सीधे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से किया गया है। और वहीं जिन्होंने रविवार को अपने फेसबुक पोस्ट में नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या राज्य सरकार उन 11 लोगों के परिवार को शराबबंदी कानून में जेल भेज देगी जिनकी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। दरअसल पिछले साल दिवाली के दौरान डॉक्टर संजय जायसवाल के संसदीय क्षेत्र पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब पीने से दर्जन भर से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद सांसद संजय जायसवाल ने उन परिवारों से मुलाकात करके अपनी संवेदना जताई थी और आर्थिक मदद भी की थी। वहीं संजय जायसवाल के इसी कदम को लेकर 2 दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा ने संजय जायसवाल पर हमला करते हुए कहा था कि जब उनके संसदीय क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी और वह वहां संवेदना व्यक्त करने गए और पैसे बांटे थे और ये आचरण सरकार की नीति के हिसाब से गलत था। और संजय जायसवाल ने भी इसका जवाब देते हुए कहा था कि भविष्य में कभी उनके क्षेत्र में फिर से जहरीली शराब कांड की घटना होगी तो वो फिर से पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बगावती रुख अपना रहे मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई हुई है और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और इसके अलावा पार्टी ने भी उन्हें 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिया है। और वहीं सूत्रों की माने तो अब हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। और इसके अलावा आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने 24 दिसंबर को भी नाराजगी जाहिर करते हुए कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए थे, लेकिन तब पार्टी ने फौरन मान मनोबल की कोशिश शुरू की और अगले ही दिन 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे और 24 घंटे में ही उनका हृदय परिवर्तन होता दिखा और बाहर निकलकर सीएम धामी के लिए मुलायम दिल दिखाया और सारी कड़वाहट दूर होने का दावा किया था। और अब हरक सिंह की नाराजगी की वजह में अपनों के लिए
टिकट की मांग सबसे ऊपर है। और वहीं 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए टिकट की मांग कर रहे थे और इस बार वो एक नहीं 3 टिकट के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे थे और खुद के अलावा वो अपनी बहू और अपने एक समर्थक के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस बार हरक सिंह के सामने झुकने से इनकार कर दिया और कड़ी कार्रवाई कर दी। और यूपी के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी में भागम भाग का दौर बढ़ रहा है और उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया और इसकी सिफारिश खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से की है। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार लगातार जारी है और देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,58,089 नए मामले सामने आए और 385 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। हालांकि इस दौरान 1,51,740 कोरोना के मरीज इससे ठीक हुए हैं और कोरोना के नए मामले आने के बाद देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 16,56,341 हो गई है और अब तक इस महामारी से 4,86,451 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 8,209 हो गए हैं। और इधर देश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है और अब तक कुल 157 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 18,286 मामले सामने आए और वहीं 28 रोगियों की मौत भी हुई और इसके अलावा संक्रमण दर गिरावट के साथ 27.87% रही, जो एक दिन पहले 30.64% थी। और दिल्ली में शनिवार को संक्रमण के 20,718 मामले सामने आए थे और वहीं 30 रोगियों की मौत भी हुई थी और शनिवार को दिल्ली में केवल 65,621 की कोविड-19 जांच की गई थी और शुक्रवार को 37,624 जबकि गुरुवार को 79,578 जांच की गई थी। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की कथित कम जांच की चिंताओं को दूर करने की कोशिश के तहत दावा किया कि यहां पर आईसीएमआर की सिफारिश से 3 गुना अधिक नमूनों की जांच की जा रही है और केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश के मुताबिक बिना लक्षण वाले लोगों को जांच कराने की जरूरत नहीं है और साथ ही प्रयोगशाला की जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों को भी तब तक जांच कराने की जरूरत नहीं है जब तक उन्हें कोई लक्षण न दिखे और उनकी उम्र 60 साल से अधिक नहीं है। और वहीं सत्येंद्र जैन ने कहा कि जांच के बारे में ये नए दिशा निर्देश सोच समझकर जारी किए गए और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों की जांच की जानी चाहिए उनकी जांच अभी जारी है। और जैन ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार की पाबंदियों ने कोविड-19 के प्रसार को प्रभावित किया है और हम पाबंदियों की समीक्षा करने से पहले 3 से 4 दिनों तक स्थिति की निगरानी करेंगे। और महामारी फैलने के बाद से दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक मामले गुरुवार को सामने आए थे और गुरुवार को 28,867 लोग संक्रमित मिले थे और इसके अलावा 31 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि संक्रमण दर 29.21% थी। और दिल्ली में गुरुवार से पहले एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक मामले पिछले साल 20 अप्रैल को सामने आए थे, जबकि 28,395 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। और वहीं अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 41,327 नए मामले सामने आए और बीमारी के 29 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। और राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को राज्य में संक्रमण के 42,462 मामले दर्ज किए गए थे। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 40,386 मरीज संक्रमण मुक्त हुए, जिसके साथ ही अब तक राज्य में 68,900 लोग ठीक हो चुके हैं। और वहीं उपचाराधीन रोगियों की संख्या 2,65,346 है और राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 72,11,810 और मृतकों की संख्या 1,41,808 हो गई है।
और दिन भर में ओमिक्रॉन स्वरूप के 8 नए मामले सामने आने के बाद ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 932 हो गई और राज्य में कोविड-19 संबंधी मृत्यु दर 1.96% जबकि संक्रमण से उभरने की दर 94% है।